हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सबका यूपीएससी हिंदी के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और कल हम लोगों ने निबंध का पेपर देखा था। आज हम लोग जीएस 1 का पेपर जो अभी भी हुआ है और इसके भी शाम की पाली में जीएस 2 का पेपर है, ठीक है। तो अभी हम जीएस 1 का पेपर देखेंगे और समझते हैं कि इसका पैटर्न कैसा था और इसमें पेपर जो प्रश्न आए थे वो किस प्रकार के आए हुए थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि 3 घंटे का पेपर होता है और इसका जो कुल अंक होते हैं वो होते हैं 250, ठीक है। एक पेपर में 20 प्रश्न आए थे, ठीक है। और ये जो पेपर था ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध था। और आप लोगों ने जिस भाषा का चयन किया रहता है, ठीक है, परीक्षा फॉर्म भरते समय उस भाषा में आप लोगों को यह प्रश्न पत्र लिखना रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हमारे लिए। तो दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य कंपल्सरी, अर्थात इसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप किसी एक प्रश्न को छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्नों को, जो 20 प्रश्न है उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो प्रश्न संख्या 1 से 10 है उनका जो उत्तर है वो 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना रहता है, ठीक है। और जो प्रश्न संख्या 11 से 20 है उसका उत्तर 250 शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। और ये जो पैटर्न है ये पिछले कई वर्षों से यूपीएससी का कांस्टेंट पैटर्न है, ठीक है। इसी पैटर्न में पेपर बनाती है यूपीएससी। तो ये हो गया आपका पैटर्न, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आए हुए हैं और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा कि शैलकृत स्थापत्य, जो शैलकृत स्थापत्य होता है, ठीक है, वह प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए, ठीक है। और इसका जो उत्तर है वो आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो होता है वो जो है वो भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस बात के बारे में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। आप समझिए, ये जो प्रश्न है, आप लोग जानते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद जो समय रहा, ठीक है, उस समय इस शैलकृत स्थापत्य की संरचनाएं कई हुई। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो कार्ले का एक चैत्य हॉल था, ठीक है। उसके बाद अजंता की गुफाएं थी। तो ये सब जो समय थे उस समय शैलकृत स्थापत्य की रचना हुई है। और ये भारत की संस्कृति का कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं इसको आपको अपने उत्तर में लिखना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है, विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि पाल काल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 1 लाइन का प्रश्न है, ठीक है। और ये एकदम फोकस्ड है कि मतलब आपको इसी बारे में लिखना है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, पाल काल के बारे में, तो आप यहाँ पर उसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, पाल काल के बारे में अगर बताऊं आपको तो 8वीं से 12वीं शताब्दी में, ठीक है, इसने भारत के जो बंगाल और उड़ीसा और बिहार का साइड था वहां पर शासन किया था, ठीक है। गोपाल थे, गोपाल जो एक राजा थे जिन्होंने इसकी संस्थापना की थी, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये बौद्ध धर्म के बारे में इसने क्या किया था, तो ये जो पूरी डायनेस्टी थी, पूरा जो वंश था, ये महायान और तांत्रिक विचारधारा जो थी बौद्ध धर्म में, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। वहां के वंशज थे ये लोग। और इन्होंने कई विश्वविद्यालय का निर्माण किया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहे, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये पूरा चरण था पाल काल का, ठीक है, उसके बारे में यह प्रश्न है और उसके बारे में आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन हम सब जानते हैं कि 1899 से लेकर के 1905 तक इन्होंने था, भारत में थे ये, ठीक है। तो कि नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। और यह जो प्रश्न है यह भी 150 शब्दों में, यह भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है वहां से प्रश्न है। और देखिए, बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि अगर ये प्रश्न आपने बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं कि लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन सी नीतियों को शुरुआत की थी, तो आप इसका उत्तर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको करना क्या है यहाँ पर, तो इसके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो जैसे कि पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन सी नीति इसने लागू की और उसका प्रभाव क्या पड़ा है, ठीक है। आज या फिर कुछ सालों बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय इतिहास में, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए, जैसे कि पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए उन्होंने एक फ्रेडर आयोग बनाया था, ठीक है। फिर 1902 में, 1902 की अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो 1902 में इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम ले आया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उद्योग और वाणिज्य विभाग की भी स्थापना की, ठीक है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लेकर के आया। और देखिए, आप लोग यह भी जानते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ठीक है, 1905 में, वह एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कि इनके कार्यकाल में हुई थी। तो आप लोग इसके भी प्रभावों को लिखिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ा हिंदू मुस्लिम एकता पर, या फिर भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकी अभिलक्षणों का
विवेचन कीजिए, ठीक है। अर्थात मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर कि डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सरकम पैसिफिक जोन, ठीक है। यहाँ पर जो परिप्रशांत क्षेत्र है उसके भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सिलेबस याद होगा, अभी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में सिलेबस को देखेंगे एक बार से और समझेंगे कि सिलेबस से किस पोर्शन में से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो ये देखिए आप लोग का ये जो है ये विश्व के भूगोल से ये पूरा प्रश्न आया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो GS1 है उसमें 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से शामिल होते हैं, ठीक है। एक है इतिहास, ठीक है, दूसरा है भूगोल और तीसरा है समाज। ये तो है सोसाइटी, ठीक है। तो ये तो है कि आप लोग इतना तो जानते हैं, एटलीस्ट मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि इतना आप लोग जानते होंगे। लेकिन जो इसका ब्रॉड सिलेबस है जिसके बारे में यूपीएससी ने एक एक पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है, 12-14 पॉइंट में हम उन पॉइंट को देखेंगे और ये समझेंगे कि कौन से किस पॉइंट से कौन सा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायु की सीमाएं नहीं होती हैं। अर्थात जो मरुस्थलीकरण का प्रक्रम होता है इसकी ऐसी कोई सीमाएं नहीं होती कि इस सीमा में होगा या फिर यहाँ से पर रुक जाएगा, ठीक है। उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध करना है आपको। तो 2 चीज समझिए आप लोग। एक यहाँ पर आप लोग कर क्या सकते हैं, एक मानचित्र बना सकते हैं विश्व का या फिर कहीं का भी, ठीक है, जहां पर आप जो मरुस्थल है उसको दिखाने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को उदाहरण देने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, आपने जो स्टेटमेंट के बारे में जो भी आपने आंसर लिखा है अपने उत्तर को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स प्रूव करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, ठीक है। तब आप लोगों का जो उत्तर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा, ठीक है। कि अगर हिमालय के जो हिमनद है वो पिघल जाए तो भारत का पूरा जो वाटर रिसोर्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। अब देखिए समझिए, यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स आई हुई हैं जो कि भारत के जल संसाधन के बारे में कुछ बताती हैं, ठीक है। उन रिपोर्ट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है, समग्र जल सूचकांक है, ठीक है। ऐसे कई रिपोर्ट हैं जिनका आप यहाँ पर उल्लेख करके अपनी बातों को शुरुआत कर सकते हैं, भूमिका को शुरुआत कर सकते हैं प्रश्न के उत्तर के, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। कि जो लौह और इस्पात उद्योग है वो कच्चे माल के स्रोत से दूर क्यों स्थित हो रहे हैं, इनका उदाहरण भी दीजिए। देखिए एक बात समझिएगा, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि यह कहाँ पर अवस्थित है और दूसरी बात फिर क्यों है ऐसा, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके कुछ कारण यहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो यह भी 150 शब्द का प्रश्न था, आप लोग देख सकते हैं। यहां पर भी आप लोग भारत के मानचित्र के माध्यम से यह बात बता सकते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन कहां पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल है, सोसाइटी का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि जो हमारा अभी मल्टीकल्चरल सोसाइटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, उस सोसाइटी के कारण से क्या जो जाति की प्रासंगिकता, जो कास्ट का जो वैल्यू है, जो कास्ट का जो सिस्टम है, क्या वो समाप्त हो चुका है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। और अगर देखिए 2 चीज़ हो सकती है, या तो आप इस बात से सहमत होंगे या असहमत होंगे। आप यह कह रहे हो कि नहीं समाप्त नहीं हुआ है और कोई कह रहा होगा नहीं समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको जस्ट अपने उत्तर के लिए कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जैसे बताना पड़ेगा कि हाँ जो हमारा आधुनिक युवा वर्ग है, ठीक है, वह तो मानता है कि जाति समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसी घटनाएं घट रही हैं समाज में, ठीक है, जो कि जाति के आधार पर, जहां पर बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से उदाहरणों के माध्यम से आप अपनी बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि कोविड-19, हम सब जानते हैं कि कोविड का समय चल रहा था तो कोविड संबंधित एक प्रश्न तो आना था, लेकिन प्रश्न बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या है कि कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं, ठीक है, एवं गरीबी को गति दे दी है। अर्थात इनइक्वालिटीज और जो पॉवर्टी है, ठीक है, इन दोनों को गति दी है। 2 चीज समझिएगा, प्रश्न की आप शुरुआत कैसे करेंगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि कोविड से पहले क्या गरीबी और असमानता कैसी थी, क्या विद्यमान थी, ठीक है। दूसरा चीज आपको यह बताना पड़ेगा कि कोविड-19 के कारण इसमें क्या वृद्धि हुई है, क्या समस्याएं क्रिएट हुई। जैसे कि आप बता सकते हैं कि आर्थिक मंदी का दौर है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है, खाने की समस्याएं हो गई, इससे क्या होगा, कुपोषण में वृद्धि होगी और बहुत से कारक बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इन सब बातों को यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आप यही बता सकते हैं कि स्वास्थ्य खर्चा जो है वह बढ़ गया है किसी व्यक्ति का। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसको कोई बीमारी आती है तो वहाँ पर स्वास्थ्य खर्चा उसका बढ़ रहा है।
तो कोविड 19 ने हमारे जो गरीबी और असमानता का कॉन्सेप्ट है इसमें क्या वृद्धि की है आपको यह बताना पड़ेगा। और देखिए पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी का जहां पाठ्यक्रम दिया वहां पे एग्जैक्टली लिखा है कि गरीबी और असमानता के बारे में एक टॉपिक है और इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न आया वो पाठ्यक्रम से आया, यहाँ पर आप इस बात को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है। तर्क दीजिए, यहां पर आपको तर्क देना है कि जो क्षेत्रीयता है वो सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत हो रही है क्या। ठीक है, यह भी 150 शब्दों का प्रश्न है और मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, पर यहां पर आप लोग ध्यान समझिएगा कि डू यू एग्री दैट, ठीक है, क्या आप सहमत है रीजनलिज्म, ठीक है, जो क्षेत्रीयता है इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ राइजिंग कल्चरल असरनेटिव्स। ठीक है, आर्ग्यू, यहां पर आपको तर्क देना है अपने बात के लिए। ठीक है, तो तर्क पक्ष में भी विपक्ष में भी आपको दोनों चीजें यहां पर बतानी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 11 है और इसकी जो शब्द सीमा ये 250 शब्द सीमा है। ठीक है, यहां से आने वाले 20 जो आगे 10 प्रश्न और है इन सबकी जो वर्ड लिमिट है वो 250 शब्दों की, और आप लोगों को ध्यान देना है। और देखिए ये जो 11 से लेकर के आगे तक के प्रश्न है इनकी जो मार्क्स है वो भी ज्यादा है, 15 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 तक के जो मार्क्स थे वो 10 थे। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों को अंतर समझना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए भारतीय दर्शन, ठीक है, इंडियन कल्चर का एक टॉपिक है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि भारतीय दर्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सांख्य मीमांसा योग दर्शन जो भी हैं ये सब चीजें। ठीक है, और परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो 250 शब्द का प्रश्न है, आपको लिखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब देखिए यह भी इंडियन कल्चर से संबंधित प्रश्न है और थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर दिया कि फारसी साहित्यिक स्रोत इस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है, टिप्पणी करना है यहां पर आपको। ठीक है, तो देखिए पर्शियन लिटरेसी के बारे में आपको यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, लिटरेचर के बारे में प्रश्न है और ऐसे प्रश्न के लिए आप लोगों को जो है एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स पते होने पड़ेंगे। ठीक है, उदाहरण जो है पता होना पड़ेगा। थोड़ा टफ प्रश्न मैं इसको लूंगा। ठीक है, ये बहुत टफ प्रश्न मान सकता हूं इसको। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया है। ठीक है, विवेचना कीजिए, अर्थात 1920 का दशक जो था, जब आप सब जानते हैं कि असहयोग की शुरुआत हो रही थी, गांधी जी भारत में आ चुके थे। ठीक है, उस टाइम में राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया, अर्थात कई वैचारिक धाराएं बनी, जैसे कि आप यहां पर मान सकते हैं कि समाजवाद की उत्पत्ति हुई। ठीक है, वामपंथी की उत्पत्ति हुई और कई से विचारधाराएं थी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। तो इन सब विचारधाराओं ने मिल करके, ठीक है, भारत में जो सामाजिक आधार था उसमें वृद्धि की है। आपको इसके बारे में यहां पर लिखना है। ठीक है, और जो प्रश्न की शब्द सीमा है 250 शब्द है, आप लोग जानते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसे बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं को व्यवहार समाधान दे सकता है। अर्थात कि जो अभी सिंपल समझिए, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं कि नदी जोड़ो परियोजना जो चल रही है सरकार की, ठीक है, जिसके तहत केन और बेतवा नदी को जोड़ा गया है। ठीक है, क्या वह जो परियोजना है भारत में सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी जो समस्याएं हैं क्या उनका समाधान कर सकती है। आपको यहां पर टिप्पणी करनी है और आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। ठीक है, अर्थात पक्ष, विपक्ष और सुझाव, तीनों चीजों पर ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए प्रश्न का जो स्ट्रक्चर होता है आप सब जानते हैं क्या होता है। पहले आप भूमिका लिखते हैं, ठीक है, फिर मुख्य भाग, और मुख्य भाग में आपको पक्ष विपक्ष जो भी है दोनों चीज शामिल करनी पड़ती है, और फिर निष्कर्ष जो कि एक सुझाव सहित निष्कर्ष होता है या फिर आगे की राह इसमें होती है। तो आपको 3 पार्ट में पूरा उत्तर को समाहित करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या उसको देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है कि भारत में दशलक्षीय नगर, ठीक है, दशलक्षीय नगर, देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब टफ इंग्लिश कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है मिलियन सिटीज की बात है ये। ठीक है, तो भारत में जो दशलक्षीय नगर है जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। ठीक है, स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाना है आपको। ठीक है, 2 चीज समझिएगा, यहां पर आप से उपाय पूछा हुआ है, ठीक है, आपका सुझाव पूछा हुआ है, न कि सरकार क्या कर रही है वो पूछा है। तो यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस अंतर को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इस यहां पर आप कर क्या सकते हैं, यहां पर आप एक केस स्टडी बना सकते हैं। केस स्टडी जैसे कि हैदराबाद और पुणे का एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पर चेन्नई का केस स्टडी बना सकते हैं या फिर मुंबई का बना सकते हैं कि वहां पर जो बाढ़ आ रही है वो शहरी बाढ़ है, और शहरी बाढ़ का कारण क्या होता है कि
कंक्रीट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, ठीक है, नालियों का परिवहन सही से नहीं हुआ है, अर्थात जो जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं बन पाई है। लेकिन जो है हर जगह कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया गया है, इस वजह से शहरी बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। और आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हल्की सी बारिश होती है तो दिल्ली और मुंबई जो है वो पूरी के तरीके से ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो इसका कारण यहाँ पर है और यह प्रश्न उसी संबंधित है, ठीक है। और देखिए यह एक तरीके से आप मान सकते हैं कि भूगोल का प्रश्न है, ठीक है, या फिर सोसाइटी का प्रश्न है। जहाँ पर आप देख रहे हैं इसको सोसाइटी तो मैं नहीं कहूँगा, भूगोल का प्रश्न कहूँगा, ठीक है। यह वहाँ से दिया गया है प्रश्न, तो आप इसको करिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहाँ पर निर्माण हुआ है भारत में, ठीक है। मोदी जी के नेतृत्व में इसका इस सरकार ने स्थापना की थी, ठीक है। तो यहां से वो संबंधित प्रश्न है, यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ भारत ने अपनी सौर ऊर्जा के एक लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट भी रखा हुआ है, तो यह प्रश्न वहां से लिंक कर सकते हैं आप। प्रश्न क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूं। प्रश्न है कि भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं विद्यमान है, अर्थात कि हर क्षेत्र के हिसाब से इसकी जो भिन्नताएं हैं वो अलग अलग है। यहां पर वो प्रश्न है, ठीक है। और कह रहा है कि विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि सौर ऊर्जा के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक सोलर ट्री के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है, जो कि कोणार्क में लगाया गया और एक दुर्गापुर में लगाया गया है, ठीक है। वो क्या है कि एक आर्टिफिशियल ट्री है जिसके पत्तों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। और यह प्रश्न मैंने प्रीलिम्स में दिया हुआ था, अगर आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए, अर्थात तो वन संसाधन जो है उनकी स्थिति पर विचार करना। देखिए यहां पर आप समझिए कि एक फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है, जो कि द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट को यहां पर आप लिंक कर सकते हो और बता सकते हैं कि उस रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से इस पर क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं असर पड़ रहा है, यह प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यह भूगोल का प्रश्न है, भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है वन संसाधन उसके बारे में यह प्रश्न दिया हुआ, तो सिलेबस से ही है यह प्रश्न, यहां पर आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म जो है वो वैश्वीकरण के कारण संकट में है, अर्थात ग्लोबलाइजेशन जो है उसके कारण संकट में जा चुका है। अर्थात देखिए प्रश्न समझिए कि हमारे देश में क्या है कि हर कदम कदम पर हर एक राज्य में हर एक समाज में, ठीक है, संस्कृति बदल रही है। बहुत ज़्यादा संस्कृति भारत में बदली है, मतलब ग्लोबलाइजेशन के कारण में जो भारत की प्राचीन संस्कृति थी उसमें बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, बताना है कि जो वैश्वीकरण है उसने क्या प्रभाव डाला है भारत की विविधता पर, ठीक है। और औचित्यपूर्ण उत्तर देना है, ठीक है, औचित्यपूर्ण उत्तर देना है, अर्थात यहाँ पर आपको अपनी बात को जस्टिफाई करना है, एग्जाम्पल देने हैं कुछ, और जो भी आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, ठीक है, वैलिड रीजन देने पड़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है तो रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ। तर्क को दबाने से समझ रहे हैं आप कि कह रहा है कि कस्टम और जो ट्रेडिशन है वो जब सप्रेस करता है किसको, रीजन को, तो क्या होता है कि प्रगति विरोध का माहौल उत्पन्न होता है। और क्या आप इससे सहमत हैं? तो इस बारे में आप यहाँ पर टिप्पणी कर सकते हो और बता सकते हैं कि इससे कौन कौन से एग्जाम्पल अभी करंट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि इस पेपर का लास्ट प्रश्न था, ठीक है, 20वां प्रश्न था कि भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया हुआ है, ठीक है। यह सोसाइटी का प्रश्न, यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, यह सोसाइटी का प्रश्न हुआ है। और जो सोसाइटी का पाठ्यक्रम अभी हम देखेंगे लास्ट में, तो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है कि कौन से सिलेबस कहाँ पर है, मतलब ये एक टॉपिक है शिक्षा व्यवस्था और भारत में समाज में जो विकास का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में यह प्रश्न है कि डिजिटल पहल जो है वह शिक्षा व्यवस्था के लिए कैसे योगदान कर रहा है, आपको यहाँ बताना है। और देखिए इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि कोविड के टाइम पर क्या हुआ है कि सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, स्टडी जो है, जो एजुकेशन है वो अभी घर से हो रही है, ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है, ठीक है, स्कूलों के द्वारा। तो इसका क्या योगदान है, इस पर एक टिप्पणी करनी है आपको और यह पूरा प्रश्न उससे संबंधित है, ठीक है। तो यह देख सकते हैं 20 प्रश्न आए थे और अगर मैं पेपर बताऊं तो पेपर पैटर्न जो है मतलब टफ भी था और इजी भी था, ठीक है। कुछ सिंपल प्रश्न थे जैसा कि हमने देखा था अभी, लॉर्ड कर्जन वाले प्रश्न बहुत बेसिक थे, पाल काल वाला प्रश्न बहुत बेसिक थे, ठीक है। और अगर मैं आपको और आगे प्रश्न बताऊं तो देखिए हिमालय के हिमनदों के पिघलने का जो छठा प्रश्न था, ठीक है, जल संसाधन पर क्या असर पड़ेगा, वह प्रश्न बहुत ईजी था, ठीक है। उसके बाद लॉ और इस्पात उद्योग बेसिक प्रश्न है जियोग्राफी का, अगर आप लोग संसाधन पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह टॉपिक पढ़ते हैं या इंडस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हैं तो इस प्रश्न में बहुत बेसिक था, ठीक है। कुछ प्रश्न टफ थे जो कि बनाए गए थे कॉन्सेप्ट को जोड़ करके, ठीक है। तो वैसे प्रश्न तो अच्छे थे, आपको ऐसे प्रश्न करने रहते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे कि एक प्रश्न आया था कि फारसी साहित्यिक स्रोत वाला, ठीक है, यह प्रश्न मैं टफ मानता हूँ कि एग्जाम्पल याद रहना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर, ठीक है।
तो पेपर का पैटर्न अच्छा था, ठीक है, और कुल मिला जुला के पेपर अच्छा था। अब देखते हैं कि हम लोग को अब क्या करना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं फिर से कि 1 फरवरी से, ठीक है, 1 फरवरी से हमारा जो सृजन का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं आपको सृजन बैच के बारे में बताऊं तो जो हमारा पहला बैच था, ठीक है, जो कि पीसीएस 2019 का बैच था मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें 15 लोग शामिल थे और उसमें से 4 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए और इसी को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी से हमारे द्वारा इस बैच का फिर से शुरुआत की जा रही है, ठीक है। और 9 और 10 जनवरी जो कि कल और आज का लास्ट डेट है हमारा, ठीक है, इसमें इस पर 20% ऑफर उपलब्ध है, अर्थात 1500 का ये पूरा कार्यक्रम रहता है आप लोगों को 25 दिन 25 मिनट का, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यह आपको मात्र 1200 रुपये में उपलब्ध है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को दैनिक उत्तर लेखन होगा और बहुत सुधार होगा उत्तर लेखन में, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये चीज़ हो चुकी है यहाँ पर। थोड़ा अब हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में हमको क्या चीज़ें करनी है और सिलेबस में कहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। तो देखिए, ये आपके सामने यूपीएससी के द्वारा दिया गया सिलेबस है, जो कि यूपीएससी ने GS1 पेपर के लिए दिया हुआ है। सिलेबस क्या कह रहा है कि देखिए इसमें क्या क्या चीजें कवर किया है। पहली बात समझिएगा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, अर्थात भारतीय विरासत और संस्कृति, ठीक है, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, अर्थात इतिहास, भूगोल, समाज और जो संस्कृति है वो इसको इतिहास में आप मान लीजिए सम्मिलित। तो 3 टॉपिक है, इतिहास, भूगोल और समाज, या उससे संबंधित पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो आप लोगों को एग्जैक्टली पॉइंट वाइज बताया हुआ है कि कौन कौन से आप लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्टली कुछ पॉइंट आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि पेपर में जो प्रश्न आए थे वो कहाँ से आए थे, ठीक है। देखिए दोस्तों कि जो संस्कृति का पेपर है, ठीक है, जो कल्चर साइंस का पोर्शन दिया हुआ है, उसमें दिया है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की जो कला के रूप हैं, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू हैं, वो शामिल करेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न था रॉक कट आर्किटेक्चर वाला, वो प्रश्न यहीं से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप फारसी साहित्य वाला प्रश्न जो है वो यहाँ से मान सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला टॉपिक है कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, अर्थात महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। फिर अगला टॉपिक है कि स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में। और जो लॉर्ड कर्जन का प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, वो यहाँ से था, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, इससे संबंधित कुछ खास प्रश्न नहीं आया था, ठीक है। लेकिन देखिए, विश्व के इतिहास से संबंधित एक टॉपिक दिया हुआ है और कह रहा है कि इससे क्या प्रश्न आए थे, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, और भारत की विविधता। तो मैं ये बात कर रहा था ना, भारत की विविधता कैसे प्रभावित हुई है, वह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को पेपर खोल देता हूँ बगल में आप लोगों को, ताकि देखने में ईजी हो, ठीक है। देखिए 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, ये पेपर खुल नहीं रहा है, ठीक है, आई डोंट नो वाई, क्या हो गया, ठीक है, बट छोड़िए, ठीक है। तो देखिए, ये आप लोगों को यहाँ से देख सकते हैं सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को अगला पॉइंट बताऊं तो अगला पॉइंट है कि महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या और संबंध मुद्दे। तो देखिए, जो शिक्षा से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, वो यहाँ से था कि जनसंख्या क्या होती है और उसका संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, ठीक है, विकासात्मक विषय कौन कौन से हैं। तो शिक्षा उसमें से एक विषय है, तो उससे संबंधित प्रश्न आया हुआ था। फिर कह रहा है गरीबी, तो हमने पढ़ा था ना गरीबी और असमानता में कैसे वृद्धि होती है, जो प्रश्न आया हुआ था वह प्रश्न यहाँ से था। शहरीकरण, तो हमने देखा था कि स्मार्ट सिटीज में जो बाढ़ आते हैं वह प्रश्न यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो हमने देखा था कि जो प्रश्न था कि वैश्वीकरण जो हो रहा है उसका भारतीय जो विविधता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, तो यह प्रश्न वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, आप ध्यान से समझिए, तो जो पूरे प्रश्न है वो इसी सिलेबस से आए हुए हैं, ठीक है। और मुख्यतः सिलेबस के हैं, देखिए लास्ट में 3 टॉपिक ज्योग्राफी से दिया हुआ है। कह रहा है कि विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें भारत भी शामिल होता है, समझिएगा ध्यान से। फिर कह रहा है कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें भी भारत शामिल है, ठीक है। और दिया भी है कि भारत सहित, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात जैसी जो घटनाएं हैं उनके बारे में प्रश्न दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपका जो अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप लोग अगर किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम खोलिए, पाठ्यक्रम देखिए और फिर पाठ्यक्रम के अनुसार अपने टॉपिक को सर्च करके तैयारी करिए, ठीक है। जैसे कि आप डिसाइड करिए कि आज आपको स्वतंत्रता संग्राम संबंधित मुख्य प्रश्न देखने हैं, तो आप इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए, ठीक है, 2020 में कौन से प्रश्न पूछे गए उसको देखिए और इससे संबंधित प्रश्नों के अभ्यास करिए, तब जाकर के आपकी जो मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी है वो एक साथ हो पाएगी, ठीक है। दोस्तों चलिए, मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों को पेपर कैसे लगा और जो पेपर आया था उसका टफ लेवल आप लोगों को कितना लगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद।